ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जी हाँ दोस्तों, ये वो एक्ट है जिसके एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट आप लोगों को इसके एमसीक्यूज़ याद नहीं रह पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ना केवल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बल्कि साथ में आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आप इसके एमसीक्यू कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं इस सीरीज़ में, देखिए इस सीरीज़ में हम लोग 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ किसके डिस्कस करेंगे, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के किस लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड साथ में दोस्तों हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। उसमें से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली टिप्स एंड ट्रिक्स ये है दोस्तों कि एक कॉपी अभी के भी उठा लीजिए एंड एक पेन कोई भी ले लीजिए। ओके, तो चलिए बस इतना काम कर लीजिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अगर आपने मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करी तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, तो देखिए क्वेश्चन तो हम लोग स्टार्ट करें, बट मैंने जो आपको कॉपी एंड पेन लेने के लिए कहा था उसमें आपको क्या करना है। देखिए जो मैं क्वेश्चन रीड करूँगा तो आपको क्वेश्चन साथ में रीड करना। आप कहेंगे बहुत छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी बात है बट याद रह जाएंगे। ओके, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप भी साथ में रीड करिए एंड आपको अपना खुद का आंसर इसमें से चूज़ करना होगा। ओके, आपने जैसे ही इसमें अपना आंसर चूज़ कर लिया, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसको आपको कॉपी पे नोट डाउन कर लेना होगा। ओके, कि ये सही है कि गलत है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि 200 में से आपसे कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं या गलत होते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट कैम इनटू फोर्स इन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट कब फोर्स में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हुआ कब हुआ था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। इसका आंसर होगा सी वाला। ओके, आई होप दोस्तों आपका भी यही आंसर हुआ होगा। ओके, इसके बाद दोस्तों जो सही हो उसको सही टिक कर लीजिए, जो गलत हो उसको 1 2 3 डालिए। सही हो तो सही का टिक कर लीजिए, गलत हो तो क्रॉस कर लीजिए। ओके, एंड काउंट करिएगा कितने सही हो। इसके बाद है सेकंड वाला, देखिए इसमें क्वेश्चन जो है सेक्शन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ओके, तो दूसरा जो है दोस्तों ये, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। टोटल कितने चैप्टर्स हैं टीपीए में। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बट काफ़ी सारे लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये इतने इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते। ये एक बेसिक क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। जब भी आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कितने टोटल सेक्शन होते हैं, टोटल कितने शेड्यूल होते हैं, टोटल कितने चैप्टर होते हैं। फिलहाल इसका आंसर होगा B8। ओके, इसके बाद है चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है। अब इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टीपीए में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। एग्जाम में भी काफ़ी सारे आपके जो LLB BLLB के एग्ज़ाम होते हैं, जब MCQ टाइप में होते हैं उसमें भी दोस्तों, एंड काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो थर्ड वाले का जो हमारा आंसर होगा दोस्तों कि चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है। आप ध्यान से लगाए, पहले तो ये सोचिए टोटल कितने चैप्टर हैं इसमें, फिर वो मुझे कमेंट करके बताइएगा टोटल कितने चैप्टर है। फिलहाल इसका आंसर होगा गिफ्ट। ओके, दान से। अध्याय 7 किससे संबंधित है, दान से। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आर रिलेटेड विथ सेल। कौन से सेक्शन जो हैं सेल से रिलेटेड। अब इसको तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आप लोगों को कि इतना इजी क्वेश्चन है ये। ओके, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, डी वाला होगा। जी हाँ बिल्कुल, 54 से 57 तक। ओके, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हिंदी में भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लें। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा क्या कह रहा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इनएक्टेड इन विच ईयर। देखिए कब इनैक्ट हुआ था, ऊपर हम लोगों ने क्या पूछा था, कब केम इनटू फोर्स आया था। ओके, दोनों में अलग अंतर होता है। ओके, इस चीज़ को आप लोग आई होप जानते होंगे, आप लॉ स्टूडेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए। ये इनैक्ट भी 1882 में हुआ था और केम इनटू फोर्स में भी 1882 में आया था, बट दोनों की डेट अलग है, इनैक्टमेंट की भी और केम इनटू फोर्स की भी, वो हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज रिलेटेड विद द ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम किससे संबंधित है, चल संपत्ति के अंतरण से या अचल संपत्ति के अंतरण से, या दोनों से, या उपरोक्ता में से कोई नहीं। ये देखिए एक ये डिबेटेबल क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, क्योंकि जब हम टीपीए स्टार्ट में पढ़ते हैं तो बताता है भाई ये जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में सिर्फ बात करता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये भी मेंशन कर रखा है नहीं कुछ चीज़ों का मूवेबल भी हो सकता है, लाइक गिफ्ट भी हो गया हमारा। तो यानी थोड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन आता है, काफ़ी सारे लोग कहेंगे इमूवेबल, काफ़ी सारे लोग कहेंगे मूवेबल। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों वो सी होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, 6 का सी होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, हाउ मेनी सेक्शन आर देयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। कितने सेक्शन है, देखिए इसका आंसर सिंपल है दोस्तों, 7 का आंसर क्या होगा, सी वाला। ओके, आई होप दोस्तों आपने भी यही सोचा होगा, 137 सेक्शन है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों, पूरा इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील विथ सच ट्रांसफर दैट आर मेड बाई, किसके द्वारा बताइए, संपत्ति
अंतरण अधिनियम ऐसे अंतरण से संबंधित है जो कि किया जाता क्या, पक्षकारों के कार्य के द्वारा, पक्षकारों के कार्य के अलावा विधि द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 8 का जो आंसर होगा दोस्तों माय फ्रेंड्स वो होगा ए वाला। ओके, पक्षकारों के कार्य के द्वारा, एक्ट ऑफ द पार्टीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील विद ट्रांसफर डन बाय लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन टू डिसीज्ड एंड अ पर्सन बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। देखिए ये जब आप ट्रांसफर प्रॉपर्टी की जब डिफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 5 में, तो ये उसमें साफ साफ मेंशन है ये चीज़। ओके, तो सेक्शन 5 की जब आप पढ़ेंगे तो सारी चीज़ उसमें मेंशन है। तो सेक्शन 9 का आंसर होगा ए। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इनैक्टमेंट डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। देखिए इनैक्टमेंट डेट आ गई। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ा था, ये देखिए केम इनटू फोर्स कब हुआ था, 1 जुलाई 1882 को होता है। अब आप लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, जल्दी एमसीक्यू आप लोग क्या करते हैं कि जल्दी में लिखना, जल्दी में टाइमिंग कम में खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लीजिए क्या कहना चाह रहा है। टीपीए में इतने कन्फ्यूजन क्वेश्चन आते हैं कि आपसे कभी कभी पूछाएगा कि क्या नहीं करना चाहिए, उसको आप समझेंगे क्या करना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं समझाऊंगा। तो इसमें पूछा जा रहा है इनैक्टमेंट डेट क्या है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। 80% जो स्टूडेंट ने सबसे पहले जब क्वेश्चन देखा होगा भाई 1 जुलाई 1882 है, सी वाला ऑप्शन हमारा डन कर दो, लॉक कर दो। ऐसा नहीं है, इसका आंसर है बी वाला 17 फरवरी 1882। और काफ़ी सारे स्टूडेंट को लग रहा कि ज़्यादा ज्ञान पेल रहा हूँ मैं, तो ऐसा नहीं है यार। मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन आंसर आपको याद हो जाने चाहिए वाले, इसके बाद आपको ज़्यादा रिवीजन की जरूरत नहीं पड़े। आप लोग क्या करते हैं, सीधा उठाते हैं, स्क्रीनशॉट लेने लगते हैं, या क्या करते हैं, सीधा आप टाइप करने लगते हैं, लिखने लगते हैं, बट आप और इसको रटने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं, एमसीक्यू को रटने की कोशिश करते हैं। आप ये जितने लॉ के पेपर्स हैं अगर इनको रटेंगे तो दिक्कत होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद इंटरप्रिटेशन क्लॉज। कोई पढ़ने की जरूरत है इसको, इसमें कोई भी समय आपका खर्च होना ही नहीं चाहिए, सीधा आपका क्या आंसर होना चाहिए 11 का, आपको सी सेक्शन 3 बताता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। आप लोग ज़्यादा हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास, मैं तो कहूँगा आपके पास बेयर एक्ट हो तो आप बेयर एक्ट अपने पास में रख लीजिए दोस्तों। कोई भी सेक्शन वाला क्वेश्चन आए, आप क्या करें, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिए एंड उसमें ढूंढिए क्या होगा आपके अनुसार। पहले आप अपना देखिए, फिर उसमें ढूंढिए क्या होगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है। ए टेस्टमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉन टेस्टमरी इंस्ट्रूमेंट होता है, बोथ एंड बी होता है, डी नॉन ऑफ द अबव होता है। लिखित से अभिप्रेत है, क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा दोस्तों बी वाला। ओके, इसके बाद बात बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अटैच्ड, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटैच्ड टू द अर्थ मीन्स थिंग्स। भूपत से अभिप्रेत ऐसी वस्तुएं जो कि रूटेड इन द अर्थ, एम्बेडेड इन द अर्थ, बोथ एंड बी या नॉन ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन आता है। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सी वाला होगा, मैंने आंसर फिलहाल बता दिया, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब ये देखिए घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया। इसका आंसर सबसे पहले आपको गेस करना होगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स, अचल संपत्ति में शामिल है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास या नॉन ऑफ द अबव। आपने डिफिनेशन जब पढ़ी होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, तो उसमें ये लिखा ज़रूर होगा, आपने पढ़ा ज़रूर होगा, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, नॉन ऑफ द अबव। अब आपने जो इसका आंसर सोचा, एक बार उठाइए बेरेक्ट और देखिए उसमें क्या लिखा है। आप लोग कहेंगे अरे लिखा तो सब है, बट उसमें लिखा है नॉट इंक्लूड। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंक्लूड लगा दिया, उसमें लिखा है नॉट इंक्लूड। घुमा के क्वेश्चन पूछा है, देखिए यही कंफ्यूजन इसमें से, नॉन ऑफ द अबव कोई भी इंक्लूड नहीं है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में है ही नहीं भाई। ग्रोइंग क्रॉप्स कैसे हो जाएगी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल है, कभी भी आप उसको मूव करा सकते हैं। ग्रास कैसे, आपने उसको उखाड़ दी जड़ से भाई, वो तो उसको कहीं भी उठा के रख दिया आपने, वो तो मूवेबल हो गई ना तुरंत। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। अटेस्टेड मीन्स दैट इंस्ट्रूमेंट शुड बी अटेस्टेड बाय कितने, 2 और मोर विटनेस, ओनली 1 विटनेस, देयर इज नो नीड ऑफ विटनेस या नॉन ऑफ द अबव। बताइए क्या है भाई, 15 का आंसर क्या होगा, 2 और मोर विटनेसेस। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। नोटिस इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन। देखिए अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको लोग पढ़ते ही नहीं, ना ही इसका सेक्शन कोई पढ़ता है, बस क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है जिसको सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। 16 का, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोग इसी को इग्नोर करते हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा सी वाला, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपकी डिफिनेशन दी गई है नोटिस की। जब भी आप टीपीए के एमसीक्यू पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने सेक्शन से बाई चांस कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया तो आपके अच्छे खासे नंबर रफा दफा हो जाएंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एट कैन बी फॉर प्रेजेंट, फ्यूचर, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। बताइए संपत्ति का अंतरण हो सकता है वर्तमान के लिए, भविष्य के लिए, दोनों ए बी या उपरोक्ता में से कोई नहीं। बताइए 17 का आंसर क्या होगा। जाहिर सी बात है
फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए हो सकता है, ये सोचने की कोई बात ही नहीं है। आप लोगों को लॉ स्टूडेंट है, आपको पता ही होगा इस चीज़ के बारे में, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा। विच सेक्शन डील विद द डिफिनेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? अभी मैंने ऊपर ही इसका आंसर बताया था, बताइए। 18 का आंसर मैंने ऊपर ही बताया था। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 5 बताता है इस बारे में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांसफ़र अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? क्या चीज़ भाई टीपी के अंदर ट्रांसफरेबल नहीं है, बताइए। फैमिली स्टेटमेंट, सरेंडर, पार्टीशन, नॉन ऑफ द अबव, बताइए क्या चीज़ नहीं, बताइए। 19 का आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। जी हाँ, नॉन ऑफ द अबव भाई, नॉन ऑफ द अबव। पूरा क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे ही कंफ्यूज करते हैं ये लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड? बताइए कौन सी प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफ़र हो सकती। ऊपर क्या पूछा गया था हमसे, बताइए। ट्रांसफ़र अंडर टीपीए, इसमें पूछ रहा है क्या चीज़ भाई ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, बताइए। ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर गेस करिए। तो 20 का आंसर होगा बोथ ए एंड बी। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस आर रिलेटेड विद जनरल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? बताइए 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 भाई, किस में बताया गया? ये देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन आया है इसमें एमसीक्यू में जो आपको कहीं भी जल्दी रेयरली आपको देखने को मिलेगा। ओके, ये क्वेश्चन जल्दी आपको मिलता नहीं है। सिंपल सा आंसर है भाई 5 to 37। ओके, इसके बाद है विच सेक्शन इज रिलेटेड विद पर्सन कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफ़र? ओके, बताइए 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 कौन सा सेक्शन बताता है? 11, 18, 7, 20 कौन सा सेक्शन बताता है? 22 का आंसर क्या होगा? तो 22 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। अंडर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी द वर्ड पर्सन इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? लिविंग पर्सन, कंपनी, एसोसिएशन या ऑल ऑफ द अबव? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जब आपने डेफिनेशन इस चीज़ के बारे में पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ लिखा होगा। बताइए 23 का आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ओके, उपरोक्त सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफ़र? बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही इसका सेक्शन आपके लिए दिया गया है दोस्तों। 24 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन सेक्शन 8 आपका इस बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलाइनेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बी वैलिड, वाइड, इलीगल, नॉन ऑफ द अबव? बताइए क्या होगा 25 का आंसर? देखिए इतने सारे पॉइंट दिए गए हैं, वाइड, इलीगल जब दिया गया तो वैलिड तो होना ही नहीं चाहिए। 25 का आंसर क्या होगा? बी। कभी कभी एमसीक्यू के जो ऑप्शन दिए होते हैं वही आपका आंसर क्लियर कर देते हैं, बस सोचने की, थोड़ा कॉमन सेंस लगाने की बात होती है दोस्तों। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास नहीं, आपके पास मेरे से ज़्यादा कॉमन सेंस है, और ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास आपसे कम है। ओके, तो 26 का आंसर क्या होगा? फिलहाल जोक सपाट, 26 का आंसर क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी, क्या होती है? ओरल, रिटर्न, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द अबव? बताइए क्या होती है, आप लोग बताइए, गेस करके बताइए क्या होती है। संपत्ति का अंतरण हो सकता है, मौखिक, लिखित, दोनों हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं हो सकता। तो 26 का आंसर क्या होगा बताइए? 6 होगा। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी टू आ, क्या होती है? बॉर्न पर्सन के लिए होती है, अनबॉर्न पर्सन के लिए होती है, पर्सन के लिए होती है, या दोनों के लिए होती है, या दोनों के लिए नहीं होती। जब आप डेफिनेशन पढ़ रहे होंगे आपके लिए दोनों सेक्शन आएंगे, अनबॉर्न पर्सन का भी आएगा, बॉर्न पर्सन का भी आएगा। तो 27 का आंसर सीधा सीधा सी वाला है भाई, दोनों के लिए होती है। ठीक, अजन्मे व्यक्ति को भी, जन्मे व्यक्ति को भी। ओके, कंडीशन मेकिंग इंटरेस्ट डिटर्मिनेबल ऑन इंसॉल्वेंसी और अटेम्प्टेड एलियनेशन विल बी वैलिड, वाइडेबल, वाइड, नॉन ऑफ द अबव? बताइए, मैंने क्या कहा है, थोड़ा कभी कभी कुछ क्वेश्चन में अपने आप ही आंसर बता देता है कि क्या होना चाहिए, वाइड। जब 2 ऑप्शन ऐसे ही दे दिए, 2-3 ऑप्शन वैलिड सिर्फ एक ही जगह दिया है तो ऐसा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 29। विच सेक्शन डील विद दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफ़र ओरली? बताइए कौन सा सेक्शन बताता है कि प्रॉपर्टी जो ओरली भी ट्रांसफ़र की जा सकती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, सेक्शन 9। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ फॉर बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन? जैसा कि हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये देखिए, बॉर्न पर्सन, अनबॉर्न पर्सन का उसी का सेक्शन आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो ये जो एमसीक्यू मैं आपको 200 एमसीक्यू बताने वाला हूँ दोस्तों, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टीपीए के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये एमसीक्यू आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ओके, तो 30 का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग बताइए। 30 का आंसर होगा बी, सॉरी फॉर दैट। 30 का आंसर क्या होगा? बी वाला। ओके, सेक्शन 20 इस चीज़ की बात करता है।
अब बढ़ते हैं 31 की तरफ। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी आर गिवन अंडर सेक्शन, किसके कौन सा सेक्शन बताता है? 13, 14, 15, 16 बताइए। मैं आपको गेस करने के लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, इसमें मैं एक्चुअली गेम खेलता हूँ। मैं आपसे इतना बता सकता हूँ कि 13 और 14 में कोई एक सेक्शन है, 15, 16 नहीं। अब आपको सिर्फ एक चूज़ करना होगा। मैंने आपको एक हेल्पलाइन दे दी है, ये बताइए कौन सा होगा, 13 या 14? चलिए इतनी देर में तो आप लोगों ने सोच ही लिया होगा, नहीं सोचा होगा तो आप वीडियो को रोक के आराम से सोच लिया करें, ओके, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो 31 का आंसर होगा बी, ओके। आप साथ साथ में देखिए, जो मैंने बताया था कि आप लिखते ज़रूर रहिएगा, उसका अगर बेनिफिट आपको ना मिले तो आप कमेंट करके मुझे आइएगा, बताइएगा इस चीज़ का आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एंड अगर बेनिफिट मिले तो आप फिर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस चीज़ का बेनिफिट मिला, आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप MCQ आपके एग्जाम में फंसते हैं, क्योंकि आगे के जो स्टूडेंट होंगे उनको भी हेल्पफुल होगी, ओके। आपके रिव्यूज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ रूल अगेन परपेचुइटी, बताइए क्या होगा, बताइए। अभी जो मैंने सेक्शन ऊपर बताया था उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आ गया है 32, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 32 का? जी, A एंड B दोनों, जी बिल्कुल सही। डॉक्ट्राइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी इज रिलेटेड विथ सेक्शन, बताइए। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, सारे सेक्शन याद कर लेते हैं कि सेक्शन क्या बता रहा है। कभी कभी TPA में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे डॉक्ट्राइन आ जाते हैं, पूछते हैं कि भाई ये डॉक्ट्राइन किस सेक्शन में है। तो आप एक काम करेगा, इसमें जितने भी ये डॉक्ट्राइन वाले अभी सेक्शन आएंगे, हाँ, अब जितने भी डॉक्ट्राइन के MCQ होंगे आप इनको एक पास ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्ट्राइन से रिलेटेड भी आपसे सेक्शन पूछ ले जाते हैं TPA के MCQ एग्ज़ाम में, ओके। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डबल पॉसिबिलिटी इज रिलेटेड विद सेक्शन जो बता रहा है, अभी मैं जब इसका आंसर बता रहा हूँ A30 ना, उसमें जब आप देखेंगे जाके तो आपको अलग ही चीज़ लिखी हुई दिखेगी, उसके अंदर की बात है ये। 34, तो 34 हमारा देखिए क्या कह रहा है, संचयन का नियम धारा के अंतर्गत दिया गया है। किस धारा के अंतर्गत गया? 11, 13, 17, 18 बताइए। 34 का आंसर होगा दोस्तों C, 17, यस। इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर द पीरियड ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफर, अ पीरियड ऑफ 18 इज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, बोथ A एंड B, D नॉन ऑफ द अबव। तो 35 का जो आंसर मुझे लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों C वाला होना चाहिए, बोथ A एंड B। बाकी आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये C वाला ही होगा। 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद ट्रांसफर इन परपेचुइटी फॉर बेनिफिट ऑफ पब्लिक, 18, 17, 20, 19 बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा, कौन सा सेक्शन है बताइए, 18, 17, 20, 19 बताइए। 36 का आंसर होगा A, सेक्शन 18। 37, if a property transfer to an unborn child he will get upon his birth, यदि संपत्ति की एक आजात व्यक्ति को अंतरित की जाती है तो वह पैदा होने पर उसमें हित प्राप्त करेगा या नहीं प्राप्त करेगा? कौन सा हित प्राप्त करेगा? वेस्टेड इंटरेस्ट, कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, दोनों या एक? देखिए दोनों तो प्राप्त करेगा नहीं, ये बात तो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, दोनों तो प्राप्त करेगा नहीं। और इसमें जो एक इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आपका एक सेक्शन भी है जिसका एक MCQ भी अभी आएगा। तो बताइए कौन से सेक्शन में आपका इंटरेस्ट कौन सा डिफाइन किया गया है? A वाला, जी हाँ, वेस्टेड इंटरेस्ट। विच सेक्शन रिलेटेड विथ कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, देखिए अभी वेस्टेड इंटरेस्ट हमने पढ़ा, उससे उसके नीचे वाला जो होगा उसी का सेक्शन आ गया, और उसके बाद ये देखिए वेस्टेड इंटरेस्ट का भी सेक्शन आ गया है। देखिए दोनों क्वेश्चन को हम लोग साथ ही में कर लेते हैं, 38 एंड 39 दोनों को। तो 38 का जो क्वेश्चन आंसर है दोस्तों वो होगा 21, ओके। अब इसका आप लोग बताइए वेस्टेड इंटरेस्ट का, जब 21 उसका है तो 39 का क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, बताइए बताइए 39 का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना होगा, ओके। विच सेक्शन इज रिलेटेड विद कंडीशनल ट्रांसफ़र, बताइए कौन सा सेक्शन रिलेटेड है? 20, 24, 26, 25 बताइए। 40 का आंसर क्या होगा भाई? लगा दो D वाला, 25, जी हाँ 25। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। A lets a farm to be on condition that he shall walk 100 mile an hour. The lease is voidable, both A and B, none of the above। भाई इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही void कर दो। क्यों मैंने कहा, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए B को A कोई खेत पट्टे पर इस शर्त पर देता है कि वह 1 घंटे में 100 मील पैदल चले। पट्टा है शून्य, शून्यकरण, वो दोनों A B। अब मान लीजिए आप
आप कहीं जाएं कोई प्लॉट, एक एग्जांपल मान लीजिए, आप कोई प्लॉट खरीदने जाएं और प्लॉट के मालिक से कहते हैं भाई मेरे पास रुपए नहीं, पर मैं जो है आज यहाँ पे 3 घंटे दौड़ूंगा और इस 3 घंटे में जो जितने कदम चलूँगा 1000 2000 कदम चलूँगा, उसके बदले में तो मुझे प्लॉट दे देना। कोई सेंस है इस बात का? आप ही सोचिए। तो भाई ये वाइड है, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं। वाइड है, ए शून्य है ये। 42 विच सेक्शन इज रिलेटेड विद फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट, बताइए कौन सा है 42 का, बताइए कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी बताइए। 23 24 25 26 सीक्वल से नंबर दिया है, इसलिए सीक्वल को हम फॉलो करते हैं, डी वाला 26। ओके 26 विच सेक्शन इज रिलेटेड विद डॉक्ट्राइन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए डॉक्ट्राइन का एक और क्वेश्चन आ गया, अभी हम लोगों ने 1 2 ऊपर शायद मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं, तो इन चीज़ों को आप ज़रूर अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा डी 27। ओके 27 क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक। ये सॉरी 43 का जो आंसर होगा वो 27 सेक्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन सब्सिक्वेंट। अभी इससे रिलेटेड हम लोगों ने क्या कोई क्वेश्चन पढ़ा है दोस्तों? फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन मत हो, इसमें सब्सिक्वेंट लिखा है। ओके तो इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा। 44 का आंसर क्या होगा? ए वाला। ओके कन्फ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को दोस्तों। ओके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, उसका भी आपको तोड़ बताऊंगा जब ये अपनी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी एमसीक्यू की दोस्तों, 200 एमसीक्यू की। उसके बाद इसके लिए एक अलग से टॉपिक लाऊंगा कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद रूल ऑफ इलेक्शन। अब बताइए भाई 31 32 33 35 34 गायब है इसमें, तो 34 के बारे में सोचना भी मत। 45 का आंसर क्या होगा दोस्तों? जब बीच में छूट गया वो बात गई, इसलिए 35 अपना होगा। ओके डी वाला। कभी कभी एग्जामिनर आपको हिंट दे देता है ऐसे ही। द रूल ऑफ इलेक्शन इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है? ट्रस्ट, इक्विटी, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द अबव। अब ये इलेक्शन मत सोच लेना भाई, जो इलेक्शन होता है हम न्याय पर, हम समानता पर लड़ रहे हैं, हम सबको न्याय दिलाएंगे, अब आप सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करेंगे, तो ये वो इलेक्शन नहीं है। ओके निर्वाचन का नियम आधारित है किस पे बताइए? न्याय पर, साम्य पर, बताइए इक्विटी पर। तो 46 का हमारा जो आंसर होने वाला दोस्तों वो बी होगा, इक्विटी पर। ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज रिलेटेड विद दैट थर्ड पर्सन विल बी इंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं रिटर्न, उसके पर्पज़ से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, और एमसीक्यू के पर्पज़ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके तो जो 47 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी। आपके जितने भी क्वेश्चन सही होंगे, जितने भी गलत होंगे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने आपने अभी तक अपने आप से सही बताएं, कितने गलत बताएं, क्योंकि ये एक थोड़ा प्रैक्टिस के तौर पे भी, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो देखने आए हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों ने या तो तैयारी कर रखी होगी एमसीक्यू की, पढ़े होंगे, कुछ पहले ही वीडियो देख चुके होंगे, या बुक से पढ़े होंगे, या आप लोगों ने बुक से नोट्स बनाए ज़रूर होंगे, तभी आप ये पढ़ने आए होंगे। ओके तो ये देखिए 48 वाला है, तुल्क वर्सेस मोंगे केस किससे रिलेटेड, किस सेक्शन से रिलेटेड केस है बताइए? 48 का आंसर बताइए क्या होगा? इसका सेक्शन अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, इसका आंसर आप लोग देंगे 48 का कमेंट बॉक्स में। ओके इसको मैं लीव कर रहा हूँ। विच सेक्शन इज रिलेटेड विद ट्रांसफ़र बाय ऑस्टेनेबल ओनर। भाई लगा दो आग, इसी टाइम लगा दो। 49 का आंसर क्या होगा? बी 41। 50 फीडिंग द स्टॉपल्स बाय ग्रांट डॉक्ट्राइन इज गिवन अंडर सेक्शन कौन सा? एक और डॉक्ट्राइन वाला आएगा ना, डॉक्ट्राइन वाला एक और आ गया। देखिए ऊपर हम लोग 2-3 पढ़ चुके हैं, एक और है, इसीलिए कह रहा हूँ इनको ज़रूर अलग से लिख लीजिएगा दोस्तों, इनको ज़रूर अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए हमारा आंसर क्या होगा 50 का। 50 का आंसर होगा डी वाला। सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं दोस्तों कि अभी तक हम लोगों ने 50 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं मात्र 23 मिनट्स में। आई नो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा समय है 23 मिनट्स में, क्योंकि ज़्यादा ही बोल दिया हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। बट आपका मेरा पर्पस सिर्फ आपको याद कराना है दोस्तों। एंड दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो प्लीज़ लाइक करते रहिए, क्योंकि अभी वीडियो एंड नहीं होने वाली, अभी हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप 100 एमसीक्यू की तरफ, देन हम लोग बढ़ेंगे 150 200। ओके तो आज की वीडियो में सिर्फ हम लोग 100 डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 200 भी डिस्कस कर लेंगे पूरे। बट वीडियो लाइक कर लीजिए, अभी बता रहा हूँ, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ टीपीए के ही नहीं, आपके लॉ के सब्जेक्ट के जितने एमसीक्यू होंगे सबके सब हिंदी इंग्लिश मीडियम में, सबके सब आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे मिलेंगे। तो अभी कभी सब फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिए। जानता हूँ दोस्तों थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया आपका सब्सक्राइब करने में, लेकिन मैंने बीच में एक बार भी बोला भी नहीं था। देखिए 51 क्या क्वेश्चन करा, राम कुमार कुंदू
वर्सेस मैक्यून केस किससे रिलेटेड है? बताइए बताइए बताइए। 40, 41, 42, 43, 51 का आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब आप सोचेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो भाई बहुत बहुत क्या कहूँ मैं आपको, अगर आप लॉ पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितना आपको पढ़ना पड़ता है। एक और डॉक्ट्राइन आ गया आपका, देखिए ये डॉक्ट्राइन किससे पूछा गया, किस सेक्शन में बताया गया। और मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है आपके लिए। ये सेक्शन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये डॉक्ट्राइन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे एमसीक्यू का एग्ज़ाम दें एंड चाहे आप रिटन एग्ज़ाम दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बिल्कुल भी इसको अलग से टॉपिक ले लीजिए, इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। तो 52 का जो आंसर होने वाला दोस्तों वो होगा सी। इसका आंसर ही 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा? 52। ये देखिए एक और आ गया आपके लिए, बेलमी वर्सेस 7 केस इज रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है बताइए भाई? 50, 51, 52, 53। 53 का आंसर क्या होगा? 52। जी हाँ दोस्तों, ये भी सेक्शन 52 से ही रिलेटेड है। इसके बाद विच सेक्शन इज रिलेटेड विद फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी? बताइए 54 का आंसर क्या होगा दोस्तों? 41, 42, 58 या 53? बताइए आपको क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा डी वाला। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच सेक्शन इज रिलेटेड विद पार्ट परफॉर्मेंस? कौन सी धारा भागिक पालन से संबंधित है? 53A, 54, 56, 57? बताइए। तो 55 का आंसर होगा ए वाला। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। सेल इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? सेल किस सेक्शन में डिफाइन की गई है बताइए। विक्रय को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? 54, 55, 56, 58? इसमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा सीधा आपका सबसे पहला वाला ऑप्शन सही होगा। 54 में ही डिफाइन किया गया, क्योंकि 54 सेक्शन से ही आपका सेल स्टार्ट है। अभी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा कि सेल किस चैप्टर में डिफाइन किया गया, किस सेक्शन में चैप्टर है। ओके, तो ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। राइट एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर आर गिवन अंडर विच सेक्शन? बताइए किस सेक्शन में दी गई है राइट एंड लाइबिलिटीज से? 57 का आंसर क्या होगा बताइए? सी होगा 55। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 58 की तरफ। तो 58 वाला हमारा जो क्वेश्चन है, मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेसेस इज गिवन अंडर विच सेक्शन? बताइए किस सेक्शन में दिया गया है? 55, 56, 57, 58? बताइए 58 का आंसर क्या होगा? बताइए। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका ऑप्शन मैं इतना बता सकता हूँ, या तो बी होगा या डी होगा। अब आपको बताना क्या है। 59 मॉर्टगेज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि एमसीक्यू पर्पस से इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे ज़रूर आएंगे। ये मैं बता रहा हूँ आपसे, मॉर्टगेज से रिलेटेड आपसे, अगर आपसे सबसे कम से कम बता रहा हूँ तो 5 एमसीक्यू आपके मॉर्टगेज से रिलेटेड आ सकते हैं, अगर आपका पूरा टीपीए का एमसीक्यू का पेपर हो रहा है तो। अदरवाइज़ अगर सिर्फ उसमें एक टॉपिक है तो मॉर्टगेज से 1 से 2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। देखिए 59 का आंसर क्या होगा? ए। 58 में डिफाइन किया गया है। 59 का आंसर क्या होगा? 58। मॉर्टगेज किस में डिफाइन किया गया? 58 में। ओके, अब इसके बाद बढ़ते हैं 60 की तरफ। सिंपल मॉर्टगेज इज गिवन अंडर विच सेक्शन? सिंपल मॉर्टगेज किस सेक्शन में डिफाइन किया गया बताइए? सिंपल मॉर्टगेज किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 58 ही में डिफाइन किया गया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हम लॉ स्टूडेंट की ऐसी आदत हो गई कि हमारे मुंह से कुछ निकलता ही नहीं सिवाय सेक्शन और धाराओं के। अभी मैं क्वेश्चन की जगह बोल रहा हूँ सेक्शन 61, सेक्शन 62। बताइए क्या कर रहा हूँ मैं। चलिए खैर, सॉरी फॉर दैट दोस्तों, अगर कोई भी गलती हुई हो। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट ऑफ मॉर्टगेजर टू रिडीम इज गिवन अंडर विच सेक्शन? बताइए 54, 56, 60 या 61? देखिए 54 और 56 तो हो नहीं सकता है, इसलिए 60 या 61 ही में से कोई आंसर होगा आपका। तो बताइए 61 का क्या होगा? सी। जी हाँ बिल्कुल, सी आंसर होगा। ओके, मॉर्टगेजी राइट टू फोर्स क्लोजर इज गिवन अंडर विच सेक्शन? 67 होगा क्या? 68 होगा? 69 होगा? 70 होगा? देखिए मैं वहाँ पे रुक गया था, यानी 67 आंसर बिल्कुल सही है आपका 62 का। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 63 की तरफ। राइट टू स्यू फॉर मॉर्टगेज मनी इज गिवन अंडर विच सेक्शन? बताइए किसमें? बंधक धन के लिए वाद लाने का अधिकार किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? बताइए 64, 65, 66 या 68 सेक्शन? 63 का आंसर होगा भाई डी वाला आपका, 68 सेक्शन। ओके, 63 का क्या होगा? डी वाला। अब इसके बाद बढ़ते हैं 64 के। मार्शलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज गिवन अंडर विच सेक्शन? बताइए 81, 84, 86, 82? बताइए क्या होगा? इसमें आपको एग्जामिनर ने हिंट दे दी है।
81. Which one of the following section is related with the person who may sue for redemption? 65 का जो आपका आंसर होगा दोस्तों वो होगा C91. ओके, इसके बाद हमारा क्या है 66. सब्रोगेशन इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ TPA? संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रदर्शन का अधिकार दिया गया है? 80, 81, 91, 92. बताइए क्या है इसका आंसर? 66 का आंसर होगा दोस्तों डी वाला 92. ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 67 की तरफ. प्रोविज़न रिलेटेड टू द एक्सचेंज आर गिवन अंडर विच सेक्शन? बताइए एक्सचेंज जो हमारा टॉपिक है दोस्तों TPA में वो किस सेक्शन से लगा के किस सेक्शन तक बात करता है, किस धारा से किस धारा तक दिया गया? बताइए 118 से 121 से 121 तक ए वाला हमारा है, बी वाला 119 से 121 तक है, या 117 से 121 तक है? तो इतना तो पता चल गया भाई 121 है. अब देखिए 119 से है नहीं, 117 से है नहीं, नॉन ऑफ द अबव से है नहीं, तो 67 का आंसर भाई होगा ए वाला 118 से. ओके, 67 का ए. लीज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? लीज किस सेक्शन में डिफाइन की गई है? 105 में, 104 में, 103 में, 102 में? जहाँ से स्टार्ट हुआ इसकी कहानी वहीं से. बताइए कहाँ से लीज का टॉपिक, कहाँ से चैप्टर किस सेक्शन से स्टार्ट हुआ? बताइए. ये मैंने अपनी तरफ से पूछा है. इसका आंसर होगा ए, 105 से स्टार्ट है, 105 से. लेसर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन? कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं, जब मैंने बताया कि लीज का जो टॉपिक ही 105 से स्टार्ट हुआ तो 69 का आंसर भी 105 ही है दोस्तों. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं. लेसी इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ए राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी, या ओनरशिप, या बोथ एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव? 70 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? भाई ओनरशिप तो ट्रांसफ़र होती नहीं है लीज पे. ओके, तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है भाई जिसके बारे में आप अभी आगे और अच्छे से पढ़ेंगे. देखिए अभी हमारा सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा है MCQ. हम MCQ से ही ख़त्म नहीं करेंगे, पूरी की पूरी सीरीज़ आपके लिए आएगी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट की. पूरे लेक्चर आएंगे आप लोगों के लिए, आपको वो भी पढ़ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ में आएंगे हम लोग लेके आपके लिए. ओके, 71. लीज इज़ रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है लीज? मोबाइल प्रॉपर्टी से, इमोबाइल प्रॉपर्टी से, बोथ एंड भी, नॉन ऑफ द अबव? अब देखिए काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आपने बताया था कि TPA, तो भाई आपने बताया था दोनों से रिलेटेड है, बट आप ये लीज का क्यों बता रहे कि भाई इससे रिलेटेड है या इससे रिलेटेड नहीं है? देखिए लीज सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है इसमें. ओके, इन absence ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लोकल लॉज और यूजेज अ लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर मैन्युफैक्चरिंग पर्पज शैल बी डीम्ड टू बी ए लीज फॉर ईयर टू ईयर, ए लीज फॉर मंथ टू मंथ, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द अबव? किसी संविधा या स्थानीय विधियों को या प्रथा के अभाव में विनिर्माण के प्रयोजनाधार किसी अचल संपत्ति का पट्टा कैसा माना जाएगा? ओके, काफ़ी सारे लोगों को, हमारे भाइयों को लगता होगा, बहनों को लगता होगा कि भाई इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है, इंग्लिश बहुत कठिन लैंग्वेज है. बट हकीकत ये है कि हिंदी से कठिन भाषा इंग्लिश नहीं है. इंग्लिश अगर देखा जाए तो काफ़ी ईजी लैंग्वेज है एज अ कम्पेयर टू हिंदी. तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, वाकई में अगर उनकी हिंदी के शब्द आप देखेंगे, पढ़ के देखेंगे, आप पढ़ नहीं पाएंगे आसानी से. किसी को अगर अच्छी हिंदी आती होगी तो काफ़ी विद्वान होता है, इतना याद रखिएगा. फिलहाल ये हिंदी वर्सेस इंग्लिश की डिबेट नहीं है मेरे दोस्तों. ओके, आप लोगों को बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अगर आपको ऐसा लगता है कि हिंदी इंग्लिश से ज़्यादा कठिन लैंग्वेज हो तो एक बार आप बता दीजिए कि आप किस मीडियम के स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, ताकि हम लोगों को भी हेल्प मिलती रहेगी कि किस मीडियम के स्टूडेंट के लिए कितना ज़्यादा कंटेंट हमको अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराना है. फिलहाल 72 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए वाला. ओके, ए लीज फॉर ईयर टू ईयर. ओके, थोड़ा मैं चेक कर रहा था कि सही है कि नहीं पढ़ के, इसलिए थोड़ा रुक गया था. 73. A lease is a year to year is terminable on the part of lessor or lessee by notice in 1 month, 1 year, 6 month, 3 month. 73 का जो आंसर होने वाला है दोस्तों आपका 6 मंथ होगा, 6 माह. टर्मिनेशन ऑफ लीज कैन बी ओरल इंटीमेशन, रिटन इंटीमेशन, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ द अबव? तो 74 का आंसर जो आपका होने वाला है वो होगा बी, रिटन. ओके, लिखित सूचना से. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन एंड अमेंडमेंट वाज मेड इन ईयर 2002? वर्ष 2002 में किस धारा में संशोधन किया गया था? बताइए. 106, 101, 102, 103.
75 का जो आंसर होगा दोस्तों वो आपका ए होगा, 106। अब बताइए 106 सेक्शन क्या बताता है, आपको कमेंट करके बताना होगा। ओके, देखिए आप कमेंट करेंगे, आपको लगेगा कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, बट ऐसी बात नहीं है दोस्तों। मैं आपको सच बात बताऊँ, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन इससे गेन होती है। अब जैसे इस क्वेश्चन के लिए आप जाएंगे, गूगल करेंगे, कहीं पे पढ़ेंगे जाके, आप इसको कमेंट करेंगे, हो सकता है कल आप पे एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आ जाए, आपको याद रह जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों। 76 ए लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर कैन बी मेड बाई, देखिए ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। 76 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका क्या होगा, ओरल एग्रीमेंट, रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, नॉन ऑफ द अबव। मौखिक करार द्वारा, लिखित करार द्वारा, लिखित एवं रजिस्ट्री द्वारा, करार द्वारा, उपरोक्ता में से कोई नहीं। तो 76 का आंसर होगा सी वाला। ओके, 77 राइट एंड लाइबिलिटीज ऑफ लेसर एंड लेसी आर गिवन अंडर विच सेक्शन, बताइए किस सेक्शन में दी गई हैं। 105, 107, 106, 108, बताइए 77 का आंसर क्या होने वाला है, 108। ओके, 78 डिटर्मिनेशन ऑफ लीज इज गिवन अंडर विच सेक्शन, 109, 11, 112, 113, बताइए पट्टे का पर्यावासन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, 109, 111, 112, 113। 78 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी वाला। ओके, चलिए दोस्तों बताइए कमेंट करके अभी तक आप लोगों के कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो गए। नहीं कमेंट करना कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए अपने आप से, देखिए आपके कितने सही हो गए, कितने गलत होंगे। ओके, आपका क्या स्कोर रहा है 100 में। राइट ऑफ लेसर ट्रांसफरी आर गिवन अंडर विच सेक्शन, 109, 1110, 11, 112, बताइए क्या होगा 79 का आंसर। तो 79 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 109 दोस्तों। ओके, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर इज गिवन अंडर विच सेक्शन, अतिधारण का प्रभाव किस धारा के अंतर्गत दिया गया, बताइए 115, 116, 117, 118, बताइए 115, 116, 117, 118। तो जो 80 का आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, 80 का आंसर क्या होगा, 116। ओके, इसके बाद ये तो हमारा गड़बड़ हो गया भाई, रफ करो इसको। 81 का क्या होगा, एक्सचेंज इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, बताइए हमने अभी ऊपर टॉपिक पढ़ा था कि एक्सचेंज का जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर, वो किस सेक्शन से स्टार्ट है, किस सेक्शन तक, बताइए ऊपर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो 81 का आंसर दोस्तों आपका क्या होगा, 118 से हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो 81 का आंसर होगा बी वाला। इसके बाद है 82 प्रोविज़न रिलेटेड टू गिफ्ट आर गिवन अंडर विच सेक्शन, बताइए 112 से 129, 117 से 121, 105 से 117 या 58 से 104, बताइए दान से संबंधित प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, अब ये बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए 117 से 121 हो नहीं सकता क्योंकि हमने अभी 118 से एक्सचेंज वाला पढ़ा था, 105 से हम लोगों ने लीज वाला पढ़ा था, लीज वाला 558 से हम लोगों ने और दूसरा पढ़ चुके हैं। ठीक, तो एक ही ऑप्शन हमारे सामने बचा है 82 में, वो है ए वाला। जी हाँ दोस्तों, 112 से 129। ओके, डोनर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, डोनर आपका गिफ्ट के चैप्टर में ही डिफाइन किया गया, किस सेक्शन में डिफाइन किया गया, 83 का आंसर ए में ही डिफाइन किया गया। ओके, 112 में। इसके बाद 84 की तरफ बढ़ते हैं, सेक्शन रिलेटेड टू यूनिवर्सल डोनीज, ये भी दोस्तों आपका गिफ्ट के चैप्टर में ही है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो 84 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों 84 का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। जी हाँ, 84 का आंसर क्या होगा, बी वाला, 128, 128। इसके बाद है 85 ऑनरस गिफ्ट इज गिवन अंडर विच सेक्शन, दुर्भर दान किस धारा के अंतर्गत दिया गया, बताइए 124, 125, 126, 127, 124 धारा, 125 धारा, 126 धारा, 127 धारा, बताइए 85 का आंसर होगा दोस्तों डी, 127। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 186। उप्स, ये तो ईजमेंट एक्ट के एमसीक्यू हमारे आ गए हैं दोस्तों। आई थिंक दोस्तों कुछ मिस्टेक हुई दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग 85 तक ही डिस्कस करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट के जो हमारे बचे हुए एमसीक्यूज हैं दोस्तों वो भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ आप अपना स्कोर जरूर बताइएगा दोस्तों, 85 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके 85 में 35 क्वेश्चन भी सही हुए हैं दोस्तों तो आप अच्छे मुकाम पे हैं दोस्तों। अगर आपके ज़्यादा सही होगा तो बिल्कुल अच्छी बात। अगर आप 85 भी सही कर रहे हैं दोस्तों इसमें से, तो यकीन मानिए दोस्तों इस वीडियो देखने के बाद में दोस्तों अगर आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, एक बार रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देखेंगे दोस्तों, सिर्फ क्या करना होगा आपको बताएं, आप वीडियो प्ले कर लीजिएगा। आपने वीडियो याद कर ही लिया होगा, आप पॉज करके वीडियो को रोक करके एमसीक्यू याद कर सकते हैं, बचा सकते हैं समय, एंड इसको रिवीजन के तौर पर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो एंड करता हूं दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच दोस्तों आपका सपोर्ट देने के लिए।